हेलो बच्चों, स्वागत है आपका ज्ञान एंड विज्ञान चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 की पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं एवं क्या समीकरण। ठीक है, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ठीक है, ये हमारा पहला चैप्टर है। तो ये चैप्टर पढ़ने से पहले हम देख लेते हैं कुछ बेसिक चीजें, जैसे भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन, क्योंकि ये दोनों उसी से रिलेटेड हैं। ठीक है, तो पहले अगर हम पढ़ लें भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं। ठीक है, तो भौतिक परिवर्तन एक ऐसा परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनेगा। सिंपल में अगर वे में कहें तो ऐसा परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता। ठीक है, तो इसी श्रेणी में अगर हम बात करें कि भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं, वो परिवर्तन क्या भौतिक परिवर्तन होगा जिसके के आकार में, आयतन में, घनत्व में आदि इसमें अगर परिवर्तन हो तो वो परिवर्तन हमारा भौतिक परिवर्तन होगा। लेकिन अगर हमें कोई नया पदार्थ नहीं मिल रहा है, नया पदार्थ कहने का मतलब है अगर उनका रासायनिक संगठन या द्रव्यमान में परिवर्तन नहीं हो रहा है तो हम उसको क्या बोलेंगे, भौतिक परिवर्तन ही बोलेंगे। ठीक है, जैसे जल का वाष्प में बदलना, वाष्प का जल में बदलना, जल का बर्फ में बदलना, बर्फ का जल में बदलना, ये सभी हमारे क्या है, भौतिक परिवर्तन। यानी वाष्पन, संघनन, गलन, ये सभी हमारी जो होती हैं ये भौतिक परिवर्तन होता है। इन सभी परिवर्तन में हम देखेंगे कि कोई भी हमें नया पदार्थ नहीं मिल रहा होगा। ठीक है, आगे अगर उसी बात करें भौतिक के बाद हम करें रासायनिक परिवर्तन, तो रासायनिक परिवर्तन ठीक उसी का उल्टा हो जाएगा जिसमें कोई हमें नया पदार्थ मिलेगा। ठीक है, नया पदार्थ मिलने का मतलब होता है कि जब भी कोई पदार्थ में परिवर्तन होगा तो जो हमें नया पदार्थ मिलेगा वो पदार्थ उसके पुराने वाले पदार्थ से उसका जो गुण होगा वो एकदम बिल्कुल डिफरेंट होगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब होता है कि जब भी पदार्थ के रासायनिक संगठन में परिवर्तन हो जाए तो वो परिवर्तन क्या कहलाने लगे, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। ठीक है, तो ये तो बेसिक चीजें थी कि भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं। ठीक है, अब हमें मेन टॉपिक पे आना है जिसको हमारा नाम है, क्या नाम है, रासायनिक अभिक्रियाएं। रासायनिक अभिक्रियाएं, रासायनिक अभिक्रियाएं। केमिकल इक्वेशन, सॉरी केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन। एक बार देख लें, अच्छे से दिखाई दे रहा है ना। ठीक है, तो अगर हम रासायनिक परिवर्तन की बात करें तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी भी पदार्थ के गुण, संगठन, संरचना में परिवर्तन आता है, उसी अभिक्रिया या उसी परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे सिंपल अगर बात करें कि अगर हम बात करें जब भी कोई हाइड्रोजन क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, जल बनाएगा। ठीक है, तो ये एक तरह का क्या है, हमारा रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, यानी जब भी कोई पदार्थ आपस में मिलकर कोई नया पदार्थ बनाएंगे, या ये भी हो सकता है कि जब भी कोई पदार्थ एक से अधिक पदार्थों में टूट जाएगा, इसी परिवर्तन को हम क्या बोलेंगे, रासायनिक परिवर्तन बोलेंगे। लेकिन वो टूटेगा जब उनका जो टूटा हुआ पदार्थ होगा वो अपने पुराने वाले से रासायनिक जो उसका गुण होगा वो बिल्कुल अलग होगा। ठीक है, तो सिंपल यही कह सकते हैं रासायनिक अभिक्रिया वो अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ किसी अन्य पदार्थ में जुड़ते हैं या कोई एक पदार्थ दूसरे पदार्थों में टूटता है, जिससे उसकी रासायनिक जो संगठन होता है या गुण होती है, संरचना होती है, वो उससे बदल जाती है। इस तरह की अभिक्रिया को हम क्या बोलेंगे, रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, तो ये एक तरह का केमिकल इक्वेशन। अब आती है कि रासायनिक अभिक्रिया को लिखने के दो तरीके होते हैं। पहला होता है कि शब्द समीकरण, शब्द समीकरण। ठीक है, पहला होता है शब्द समीकरण और दूसरा होता है सूत्र समीकरण या रासायनिक समीकरण, सीधे कह दें रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण। ठीक है, शब्द समीकरण, तो शब्द समीकरण का मतलब है जैसे जैसे हमने लिखा कि हाइड्रोजन धन ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन, ये जब आपस में रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनाएंगे, जल बनाएंगे। तो ये जो हमारी अभिक्रिया है ये हमारा उस रासायनिक अभिक्रिया का शब्द समीकरण है। ठीक है, अगर इसी को हम रासायनिक समीकरण में लिखेंगे तो क्या होगा, तो हम यही ऊपर वाला लिखे ही थे, तो H2 प्लस O2 क्या बनेगा, H2O बन जाएगा। ठीक है,
अब होता है कि उन्हीं रासायनिक अभिक्रियाओं में, अब इसी से हम रिलेटेड कुछ और भी फैक्ट पढ़ लेंगे। जैसे हम रासायनिक अभिक्रियाओं में जो पदार्थ होते हैं उनकी अवस्थाओं को हम लिखते कैसे हैं, ठीक है, तो वो इसी के आधार पे हम लिख के तब इसको बताएंगे इसमें क्या क्या वो चेंजिंग आएगी। तो जैसे अगर हम किसी भी रासायनिक परिवर्तन में अगर उनके अवस्थाओं में परिवर्तन हो रहा है, तो अगर वो अवस्था है, क्या क्या अवस्था हो सकती है, तो अगर वो ठोस हो सकता है, ठीक है, सॉलिड, या द्रव हो सकता है यानी लिक्विड, ठीक है, गैस हो सकता है, ठीक है, या कोई जलीय विलयन हो सकता है, जलीय विलयन, जलीय विलयन, ठीक है। तो ये 4 तरह का परिवर्तन हो सकता है अवस्थाओं में, ठीक है। अब होता है कि अगर कोई भी ठोस होगा तो उसको हम कैसे लिखाएंगे, एस से दिखाएंगे। अगर लिक्विड होगा तो एल से दिखाएंगे, गैस होगा तो जी से दिखाएंगे, जलीय विलयन होगा तो क्या दिखाएंगे, एक्वस दिखाएंगे, AQ लिखेंगे, ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। इसके अलावा हम गैसों को हम क्या करते हैं, ऊपर एरो की तरफ दिखाते हैं। अगर कोई किसी अभिक्रिया में अपक्षय बनता है, अपक्षय मतलब किसी भी जलीय विलयन के नीचे कोई चीज बैठ जाती है, अगर उसको हम रहेगा तो उसको हम एरो नीचे दिखा देंगे, ठीक है। ये कुछ डिनोट करने के लिए कुछ है। तो अगर हम यहां देखें, यहां H2 क्या है, गैस होता है, इसलिए हम यहां एरो ऊपर दिखा देंगे, एरो दिखा देंगे। वाटर क्या है, जल क्या है, लिक्विड है, तो इसको एल से दिखा देंगे। हाँ, इसको चाहे तो हम गैस जी लिख सकते हैं, यहां भी जी लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। ये तो चीजें रही हमारी रासायनिक समीकरण में ये चीजें डिनोट करने के लिए। इसके अलावा भी कुछ और बेसिक चीजें हैं, जैसे किसी किसी अभिक्रियाओं में आपने ऑब्जर्व किया होगा कि ऐसा कुछ लिखा होगा, ऐसा कोई चिन्ह बना होगा, ठीक है, ऐसा कोई चिन्ह बना है तो इसका मतलब क्या होता है, ठीक है, तो इसका मतलब होता है कि अगर किसी भी अभिक्रिया में हमें ताप हो या दाब हो या कोई उत्प्रेरक, ठीक है, उत्प्रेरक, ठीक है। अब यहां ताप दाब और उत्प्रेरक से क्या मतलब है निकलता है, तो ताप दाब उत्प्रेरक का मतलब होता है कि कुछ ऐसी अभिक्रियाएं होती हैं जिसमें हमें ताप या दाब या उत्प्रेरक की आवश्यकता पड़ती है। अब उस अभिक्रिया को क्यों आवश्यकता पड़ती है, हो सकता है उस अभिक्रिया बहुत तेज चल रही है तो उसको कम करना हो, या हो सकता है बहुत स्लो हो तो तेज करना हो, ठीक है। तो अलग अलग प्रोसेस के थ्रू हम उन अभिक्रियाओं में ये हमारे कारक जो होते हैं इनको हम प्रयोग करते हैं। अब ये उस अभिक्रिया में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि यहाँ उत्प्रेरक जुड़ जाएगा और एक कोई यौगिक बनाएगा चाहे जो भी पदार्थ बनाए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये बस इनकी मौजूदगी ही क्या करती है, उस अभिक्रिया में परिवर्तन करती है, या तेज करेगी या स्लो करेगी, चाहे जो भी करेगी, ठीक है। तो ये कारक, अब मान लीजिए किसी भी इन सभी को अगर लिखना होगा इस रिएक्शन में, तो हम कहां लिखते हैं, इस ये जो एरो दिख रहा है इसी के ऊपर लिख देते हैं, यानी इनको हमारा लिखने का तरीका होता है तीर के ऊपर लिखेंगे, तीर के ऊपर हम लिखते हैं, ठीक है। कहां लिखते हैं, तीर के ऊपर लिखते हैं। इन सभी कारकों को हम तीर के ऊपर लिखना शुरू कर देते हैं, ठीक है। यानी अगर आप चाहें तो अगर कोई इक्वेशन मान लीजिए जिसपे ऐसा कोई ताप की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन फिर भी अगर हम यहां लिख दें ताप, ऐसा लिख सकते हैं, या ऐसे भी लिख सकते हैं डेल्टा की तरह। इसको हम, इस त्रिभुज को हम डेल्टा के नाम से पढ़ते हैं, तो ये डेल्टा हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से हम कह देंगे कि ये कुछ है जो भी रासायनिक अभिक्रियाओं को हम शब्द समीकरण के थ्रू लिखते हैं, रासायनिक समीकरण के रूप में कैसे लिखते हैं, और इनमें क्या क्या वो अवस्था में परिवर्तन हो तो उनको हम क्या क्या तत्वों या पदार्थों को हम किस किस सिंबल के थ्रू दिखा सकते हैं, ठीक है। तो आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा कि तीर अगर कहीं ऊपर दिखाया गया तो यानी आप समझ लीजिएगा वो क्या है, गैस है। अगर यहां लिखा भी ना हो तब भी हम समझ जाएंगे गैस है। अगर कहीं तीर नीचे की तरफ है तो वो अपक्षय है, ठीक है, तो वो यानी नीचे कोई चीज तली में, जैसे आपने अगर पानी में अगर वो मिट्टी घुल दे तो कुछ देर बाद देखेंगे कि वो पानी में मिट्टी नीचे बैठ जाती है, ठीक है। ठीक उसी तरह कुछ ऐसे भी रिएक्शंस होते हैं जिसमें वो चीजें नीचे बैठ जाएंगी तो वही अपक्षय होगा, ठीक है। तो वो हमको उसको हम एरो नीचे से दिखाते हैं, ठीक है। ये कुछ बेसिक चीजें हैं जिसमें हमें रासायनिक अभिक्रियाओं को समझ लेना है, ठीक है। अब होती है कि कई बार पूछा जाए, हो सकता है कि क्वेश्चन में पूछ लिया जाए एक 2 नंबर में कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्यों होती हैं, ठीक है, रासायनिक अभिक्रियाएं क्यों होंगी। तो रासायनिक अभिक्रिया देखिए, रासायनिक अभिक्रिया करने के लिए जो पदार्थ होते हैं वो पदार्थों की अगर एनर्जी लेवल बहुत ज्यादा हाई है, अगर बहुत ज्यादा ग्रेटर है, तो हम कह सकते हैं कि वो अभिक्रिया, वो पदार्थ अभिक्रिया करेंगे। अब वो क्यों अभिक्रिया करते हैं, तो उनका जो एनर्जी लेवल होता है वो बहुत ज्यादा होता है। उस एनर्जी लेवल के ज्यादा होने की वजह से उसको क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं। अस्थायी का मतलब इधर उधर रैंडम घूमते रहते हैं, ठीक है। अब उनको अस्थायी होना, अस्थायी होने के लिए वो क्या करते हैं,
किसी और तत्व या पदार्थ के साथ क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे, अभिक्रिया करेंगे। ठीक है, जब रिएक्ट करेंगे तो उनकी जाहिर सी बात है एनर्जी कम होगी, और जब भी एनर्जी कम होगी तो वो क्या हो जाएंगे, अस्थायित्व की तरफ बढ़ जाएंगे, यानी अस्थायी हो जाएंगे। ठीक है, तो सिंपल अगर आपसे कोई पूछे कि कोई भी पदार्थ या तत्व या यौगिक की अभिक्रिया क्यों करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया क्यों कहते हैं, तो क्योंकि वो अपने अस्थायित्व को प्राप्त करने के लिए जितनी ज्यादा हायर एनर्जी उतनी ज्यादा वो अस्थायी की तरफ बढ़ेंगे, जितनी कम एनर्जी उतनी वो अस्थायी की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, सिंपल हम समझ गए। तो अब ये इतना समझने के बाद अगर शायद आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसके बाद हम पढ़ेंगे, इसके बाद हमें क्या पढ़ना रहेगा, हमें रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में पढ़ना रहेगा। ठीक है, तो वो हम पढ़ते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के रूप में। लेकिन उन रासायनिक अभिक्रियाओं को प्रकार के रूप में पढ़ने से पहले हम कुछ चीजें जान लेते हैं। अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो दो चीजें और छूट रही हैं जिसको हमें जानना जरूरी है। ठीक है, जैसे जिसे क्या कहते हैं, दो और अभिक्रियाएं हैं जिसे हम क्या कहते हैं, अभिकारक और उत्पाद। ठीक है, अभिकारक या कई जगह अभिकर्मक भी लिख देगा, अभिकर्मक। ठीक है, यानी रिएक्टेंट। और दूसरा टॉपिक है उत्पाद यानी प्रोडक्ट। ठीक है, अब अभिकारक या अभिकर्मक या रिएक्टेंट किसे कहेंगे, ठीक है, और उत्पाद किसे कहते हैं। ठीक है, तो जब भी कोई पदार्थ आपस में अभिक्रिया करते हैं उन्हीं को क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं या अभिकर्मक कहते हैं। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया करने वाले पदार्थों को हम क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। ठीक है, यानी इसको हम लिखा जाए तो रासायनिक अभिक्रिया करने वाले, रासायनिक क्रिया करने वाले पदार्थ, क्रिया करने वाले पदार्थ, रासायनिक क्रिया करने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं, अभिकारक कहते हैं। या सीधे शब्दों में कह सकते हैं जो पदार्थ अभिक्रिया करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया करते हैं, वही क्या कहलाते हैं, अभिकारक या अभिकर्मक कहते हैं। ठीक है, उत्पाद किसे कहेंगे, तो अभिक्रिया के पश्चात बनने वाला नया पदार्थ ही क्या कहलाता है, उत्पाद कहलाता है। ठीक है, अभिक्रिया के पश्चात हम कह सकते हैं, अभिक्रिया के पश्चात बनने वाला नया पदार्थ, बनने वाला नया पदार्थ। ठीक है, अभिक्रिया के पश्चात बनने वाला नया पदार्थ क्या हमारा, उत्पाद या प्रोडक्ट कहते हैं। अगर हम इस अभिक्रिया में देखें तो ये दोनों जो है वो क्या है, अभिकारक है। ठीक है, क्या है, अभिकारक है, अभिकारक है या हम कह सकते हैं अभिकर्मक है। ठीक है, अगर हम बात करें ये जो जल बन रहा है इसको हम क्या बोलेंगे, उत्पाद बोलेंगे। ठीक है, ये हम समझ गए किसी भी अभिक्रिया में, यानी सिंपल ये समझ लीजिएगा कि जो तीर होती है, एरो होती है, एरो के बाएं साइड में जो भी होते हैं वो अभिकारक होते हैं, अभिकर्मक होते हैं, और एरो के दाएं साइड में जो हमें मिलता है वो हमारा क्या कहलाता है, उत्पाद कहलाता है। ठीक है, ये चीजें था। एक टॉपिक और बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हम पढ़ने के, ये सभी चीजें पढ़ने, प्रकार पढ़ने के पहले हमें वो चीजें जाननी बहुत जरूरी है जिसे हम कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ठीक है, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके पहले आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा ऊर्जा संरक्षण का नियम, ऊर्जा वाले टॉपिक में, एनर्जी में आपने पढ़ा होगा, कभी ना कभी पढ़ा होगा ऊर्जा संरक्षण का नियम किसे कहते हैं। ठीक उसी तरह ये द्रव्यमान संरक्षण का भी नियम उसी से रिलेटेड है, एकदम कोई अंतर नहीं है। ठीक है, तो वो हम पढ़ लेते हैं, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम यानी लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन क्या है। ठीक है, तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम, यहां द्रव्यमान संरक्षण यानी संरक्षण का मतलब रखा जा रहा है। ठीक है, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ना ही पदार्थ के द्रव्यमान में कमी आती है ना ही अधिकता आती है, यानी सिंपल वे में हम कह सकते हैं किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ के द्रव्यमान ना ही नष्ट होते हैं ना ही
उत्पन्न होते हैं, ठीक है। जितना है उतना ही हमें मिल जाता है, ठीक है। यानी हमें कुछ भी एक्स्ट्रा कमी नहीं होगी और कुछ भी एक्स्ट्रा हमें नहीं मिलेगा। इसी को हम क्या कहते हैं, द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। यानी ऐसी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में किसी पदार्थ के द्रव्यमान ना ही नष्ट होते हैं ना ही उत्पन्न होते हैं, ठीक है। नॉर बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन एनी केमिकल इक्वेशंस, ठीक है। अब कई बार पूछा जा सकता है कि यह नियम दिया किसने था, ठीक है। यह नियम दिया किसने था? यह नियम दिया था लैवोसियर ने, ठीक है। कई जगह लैवासियर लिखा रहेगा या जो भी, वो इंग्लिश नेम में हिंदी में कन्वर्जन कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो लैवोसियर ने किया था। अब आपके लिए एक क्वेश्चन रहेगा कि आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि लैवोसियर को केमिस्ट्री में और किस योगदान के लिए, बहुत अच्छे योगदान के लिए लैवोसियर को जाना जाता है। वो किस किस के लिए जाना जाता है, ठीक है। जैसे या दूसरे शब्दों में क्या है कि लैवोसियर ने किसकी डिस्कवरी की थी या लैवोसियर को किस नाम से जाना जाता है, ये आप जरूर कमेंट में बताइएगा। अगर आपने इस वीडियो को देखा होगा तो कमेंट जरूर करिएगा कि लैवोसियर को केमिस्ट्री में किसी और नाम से जाना जाता है या किसके योगदान के लिए इनका नाम फेमस है केमिस्ट्री में, वो आप जरूर कमेंट में बताइएगा, ठीक है। तो ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम हो गया। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे प्रकार पढ़ेंगे, हमारा पहला प्रकार होगा योगात्मक अभिक्रिया। योगात्मक अभिक्रिया योगात्मक अभिक्रिया यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखिए, योगात्मक अभिक्रिया पढ़ने से पहले इसका कुछ और भी नाम है। जैसे कई बार पूछा जा सकता है किसी भी एग्जाम में, इनको किसी और नाम से भी जाना जाता है, कई नामों से जाना जाता है। जैसे कई जगह संकलन अभिक्रिया लिख सकता है, संकलन अभिक्रिया, ठीक है। या संयोजन भी पूछा जा सकता है, या हो सकता है कि संश्लेषण भी दे दे, ठीक है। संकलन, संयोजन या संश्लेषण, ठीक है। तो इस योगात्मक अभिक्रिया का अगर गलती से आपसे एग्जाम में पूछ दिया और इसी में से संकलन, ये पिछले 2 साल पहले इसने बोर्ड में हाई स्कूल के बुक केमिस्ट्री में इसने क्वेश्चन किया था कि संकलन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित समझाइए, ठीक है। तो ये हो सकता है कि पूछा है, योगात्मक ना पूछ के संकलन पूछ दे या संयोजन पूछ दे या संश्लेषण पूछ दे, तो हमें इसके अन्य नाम भी जानने चाहिए कि अगर भली क्या पता हमें ये योगात्मक पढ़ लें और पता चले वो संकलन या संयोजन से पूछ दे तो हम बता ही ना पाए, ठीक है, आते हुए हमें बता ना पाए, ठीक है। तो इसलिए उसके अन्य नाम भी हम देख लेंगे, आप लोग याद कर लीजिएगा कि संकलन, संयोजन या संश्लेषण के भी नाम से योगात्मक अभिक्रिया पूछा जा सकता है, ठीक है। अब देखिए, योगात्मक का मतलब क्या हो रहा है, योग हो रहा है। योग का मतलब होता है जुड़ना, जोड़, आपने पढ़ा मैथ में। तो योगात्मक अभिक्रिया का मतलब होता है ऐसी अभिक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ आपस में मिलकर जुड़कर कोई नया पदार्थ बनाएंगे, ठीक है। 2 या 2 से अधिक पदार्थ जब जुड़ के कोई नया पदार्थ बनाते हैं, उसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे अगर इसको हम संकेत के रूप में पढ़ें तो कोई पदार्थ A है और कोई पदार्थ B है, जब ये जुड़ेंगे तो क्या बनाएंगे, जैसे कोई उन्होंने बना लिया AB, ठीक है, ये पदार्थ बना लिया। अब इसको हमने पढ़ा था कि इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, अभिकारक, ठीक है। ये हर बार नहीं बताएंगे, एक बार ये हो जा रहा है उसके बाद पसंद, ठीक है। और ये हमारा क्या कहलाएगा, उत्पाद कहलाएगा, ठीक है, ये हमारा उत्पाद रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम इस अभिक्रिया में हम देख रहे हैं कि जब भी कोई पदार्थ, 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलके कोई एक नया पदार्थ बनाएंगे, उसी पदार्थ को, उसी अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, योगात्मक अभिक्रिया कहेंगे, ठीक है। जैसे एक सिंपल एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, पहला एग्जाम्पल ही देख लेते हैं। सिंपल एग्जाम्पल से धीरे धीरे बड़े एग्जाम्पल की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। जैसे अगर हम देखें हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन आपस में रिएक्ट करेगा किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, H2O बनाएगा, ठीक है, ठीक है। यानी जब भी दो है, 2 या 2 से होने चाहिए, 2 हो गए मिलके 1 बना लिए, ठीक है। तो इससे अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, योगात्मक अभिक्रिया कहेंगे। अब बुक में बहुत बच्चे ऐसे लिख दें, तो अगर हमारे पास टाइम होता है, टाइम तो ऐसे हमारे पास 3.25 घंटे मिलते हैं किसी भी पेपर को करने के लिए बोर्ड में, ठीक है। तो आप इसके नाम भी लिख सकते हैं, हाइड्रोजन इंग्लिश में लिखे चाहे हिंदी में लिखे,
यूपी बोर्ड के हम बच्चे हैं, तो हम ज़्यादातर हिंदी ही प्रीफर करते हैं लिखने के लिए, ठीक है। इंग्लिश में भी लिख देंगे तो ऐसा कुछ नहीं होगा कि टीचर नंबर काट लेंगे, ठीक है। ऑक्सीजन हो गया, इसको हम क्या नाम से जानते हैं, जल के नाम से जानेंगे, ठीक है, ठीक है। तो ये कुछ ट्रिक होती है, जैसे कि हम बहुत बच्चे की केवल रासायनिक समीकरण लिख देंगे, उनके शब्दों को, उनके जो नाम है वो नहीं लिखते हैं। तो अगर आप ये लिखेंगे तो टीचर पे अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, ठीक है। तो हमें, चूंकि हमें बोर्ड का जो एग्जाम देते हैं वो हमें नंबर गेन करने के लिए होता है, कि जितना हम अपने कॉपी को, नॉलेज हमारे पास बहुत होता है, बट कुछ बच्चों को नॉलेज कम होते हुए भी उतनी अच्छी कॉपी लिखने का तरीका उनको पता होता है कि वो कम जानते हुए भी अच्छा खासा नंबर गेन कर लेते हैं। और कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो ज्यादा जानते हैं लेकिन वो कॉपी में अपने आप को सही हर चीज नहीं फिट कर पाते हैं, ठीक है। जैसे फिट करने का मतलब है कि जैसे 2 नंबर के क्वेश्चन वो लगे लिखने, पूरा 2 पेज लिख दिए, ऐसा नहीं है। कि जितना क्वेश्चन पूछा है, अगर आपको लगता है कि सुटेबल उतना आंसर हो चुका है तो वो कर लीजिए। और उसके अलावा अगर आप किसी भी साइंस के ऑन पेपर करते हैं, जैसे बायोलॉजी करते हैं, ठीक है, तो उसमें अगर आपको फिगर याद हो तो फिगर भी अगर आपके पास टाइम मिलता है तो ज्यादातर कोशिश करिए बना दीजिए। फिगर बनाने से ये होता है कि टीचर के माइंड में ये आता है कि बच्चा जानता है, उस चीज के बारे में जानता है। अगर आपने लिखने में थोड़ी भी कमी की होगी लेकिन आपने फिगर बना लिया होगा तो टीचर को लगेगा चलो बच्चे ने कुछ तो दिखाया है, कि बच्चे ने कुछ तो बताया हुआ है, ठीक है, यानी उसको बेसिक चीजें पता है, ठीक है। तो आप ऐसे नंबर गेन कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग में कभी भी आप लिखिए तो क्वेश्चन जो आते रहते हैं वो उन क्वेश्चन को हमें अच्छे तरीके से करना होता है, और जितना कर सकते हैं उसको करिए। और लास्ट में तो हर कोई जल्दी जल्दी में करता है, तो वो तो सबको पता होता है कि अध्यापक भी कभी स्टूडेंट रहे, टीचर भी, हम भी लोग कभी स्टूडेंट रहे, तो वो हम भी लोग ऐसा करते थे कि स्टार्टिंग में अच्छे से लिखते थे, बाद में देखते थे राइटिंग थोड़ी खराब हो जाती है, बट टीचर समझदार होते हैं कि हाँ बच्चे को टाइम नहीं कम होता है या लिखते लिखते हाथ पेन होने लगता है, जिसकी वजह से हमारी राइटिंग जाहिर सी बात है कि स्टार्टिंग से खराब हो जाती है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक तरीके हमें बोर्ड्स में नंबर गेन करने के लिए, ठीक है। तो ये पहला एग्जांपल है। अगर हम बात करें दूसरा एग्जांपल, थोड़ा सा कठिन की तरफ चलते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि अच्छा इस अभिक्रिया में हम एक चीज अगर इसको संतुलित करना चाहें तो संतुलित करने का जो तरीका है वो किसी भी रिएक्शन को हम अगले जब ये सभी प्रकार पढ़ा दिए जाएंगे तब बताया जाएगा। फिलहाल हम देख लेते हैं कि इन समीकरण संतुलित नहीं है, हम संतुलित कर देते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 बराबर है, ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है। तो अकॉर्डिंग टू मास कंजर्वेशन लॉ के थ्रू हम कहें कि भाई द्रव्यमान में परिवर्तन नहीं होना चाहिए ना, तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं 2 लगा देते हैं। अब ये 2 जब लगाते हैं तो ऑक्सीजन 2 हो जाता है लेकिन हाइड्रोजन 2 बढ़ जाता है, इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ 2 ऐड कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमारी अभिक्रिया जो होगी वो संतुलित हो जाएगी, ठीक है। अगर अगली हम अभिक्रियाओं की बात करें, अगर हम अगली अभिक्रिया की बात करें तो जब भी कोई मैग्नीशियम कई बार पूछा जाता है, मैग्नीशियम हवा या ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, ठीक है। तो हवा मतलब ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगा, ठीक है। जब ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगा तो ये क्या बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, ठीक है। क्या बनाता है, MgO बनाता है, ठीक है। मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा, ठीक है। इसको आप क्या कहेंगे, मैग्नीशियम बोलेंगे। ये ऑक्सीजन है, और ये क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। इसका नाम क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड नाम है, ठीक है। अब इसके बाद हम देखेंगे कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। तीसरे एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। जैसे हम कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कली चूना जब वाटर में मिलाया जाता है या जल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, ठीक है। तो जब भी CaO, कली चूने का फॉर्मूला होता है कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, CaO, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड। जब कैल्शियम ऑक्साइड किसके साथ क्रिया करेगा, H2O के साथ क्रिया करेगा, ठीक है, वाटर के साथ क्रिया करेगा। तो जब वाटर के साथ क्रिया करेगा तो ये क्या बनाएगा, ठीक है। तो जब भी कोई कली चूना जल के साथ क्रिया करता है तो क्या बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, CaOH का होल ट्वाइस, प्लस ऊर्जा निकलती है, उष्मा निकलेगी, ठीक है, उष्मा मुक्त होगी, ठीक है। इसीलिए इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो अगर हम कहें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, अगर हम इसको बोलें कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, ये हमारा जल है। जब ये दोनों अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनाएंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएंगे।
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। ठीक है, ये हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और प्लस ऊष्मा निकलेगी। अब ये कहूंगे आपने फील किया होगा कि पहले के टाइम में ये पेंट्स हमारे घरों में नहीं हुआ, मतलब पेंट्स मार्केट में नहीं उपलब्ध थे, तो लोग क्या करते थे, चूने से घर की पुताई किया करते थे, मतलब पेंटिंग किया करते थे। ठीक है, तो आपने देखा अगर कैल्शियम ऑक्साइड को अगर आप जल में मिलाते हैं तो देखते हैं कि पानी गर्म उबलने लगता है। उबलने का मतलब है यानी वही हीट ऊष्मा निकल रही है। ठीक है, तो ये हमारी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ठीक है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया मतलब इसमें जब भी किसी कैल्शियम ऑक्साइड को जल के साथ अभिक्रिया किया जाता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। ठीक है, हाइड्रोक्साइड यहां छूट गया। हाइड्रोक्साइड। ठीक है, हाइड्रोक्साइड बनता है तो और साथ में जल, इसीलिए देखते हैं कि जब भी हम चूने को पानी में मिलाते हैं तो पानी क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। और इसीलिए के लोग को कहते हैं क्या है, देखना बच्चों से कहा जाता है कि बच्चे हाथ उसमें मत डालना, नहीं तो हाथ जल सकता है। ठीक है, तो ये हमारे कुछ क्या है, योगात्मक अभिक्रियाओं के एग्जाम्पल्स हैं। और योगात्मक अभिक्रिया का अपने परिभाषा में ले, योगात्मक अभिक्रिया का परिभाषा एक बार दोबारा देख लें कि जब भी कोई दो या दो से अधिक पदार्थ जुड़ के कोई एक पदार्थ बनाते हैं, कोई नया पदार्थ बनाते हैं, उसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं, योगात्मक अभिक्रिया। योगात्मक अभिक्रियाओं को हम संकलन, संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है, तो हो सकता है कि ऐसे भी पूछ ले। ठीक है, ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं और इसको समझने का ये तरीका। ठीक है, आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए। अगली जो हमारी अभिक्रिया है वो है हमारी विस्थापन अभिक्रिया। जो अभिक्रिय अभिक्रिया है वो हमारा विस्थापन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसे कहेंगे। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब होता है, देखिए उसको पढ़ने से पहले इसको भी किसी और नाम से भी जाना जाता है, इसका भी एक और नाम है, हो सकता है कि पूछ दे, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, इसको हम प्रतिस्थापन या, ठीक है, इसमें हम कह सकते हैं ऐसी अभिक्रिया, प्रतिस्थापन या विस्थापन ऐसी अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व के अणु दूसरे तत्व के अणु के साथ जाके जुड़ जाते हैं, इस प्रकार के अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं, प्रतिस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया। सिंपल, ये ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व के अणु होंगे वो दूसरे तत्व के अणु के साथ जुड़ जाएंगे, वो अभिक्रिया क्या कहलाएगी, प्रतिस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे अगर हम इसको संकेत में समझे, जैसे कोई तत्व ए बी है, तत्व नहीं यौगिक है, यौगिक के अणु है, मान लीजिए ऐसे हैं। ठीक है, और कोई सी है तत्व। ठीक है, उसके साथ क्या करेगा, ये ए जाएगा, वो बी के साथ क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो क्या बना लेगा, AC बना लेगा, और बी उससे क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह की जो अभिक्रिया होगी वो हमारी क्या कहलाएगी, विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, तो ये हम समझ लेंगे। अब इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझे। ठीक है, जैसे हमारा पहला एग्जाम्पल हम समझ लेते हैं क्या कहलाता है। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें कॉपर को हम दिखाते हैं सी, कॉपर किसके साथ रिएक्ट कर ले, H2SO4 के साथ अभिक्रिया करता है। ठीक है, अगर कॉपर सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएगा, ठीक है, तो कई बार इसको सल्फ्यूरिक अम्ल, अगर इसका पूछा जाए साधारण नाम क्या होता है, आप जल्दी से कमेंट में बता दीजिएगा कि H2SO4 का जो साधारण नाम होता है वो क्या होता है। ठीक है, तो सल्फ्यूरिक एसिड ये तो रासायनिक नाम है, H2SO4 का जो साधारण नाम होता है उसको किस नाम से जाना जाता है, ये आप जरूर कमेंट में बताइएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे दो तरह के, ये एक तरह का यौगिक है, ये हमारा तत्व है। अब क्या होगा कि ये क्या करेगा, कॉपर जो करेगा वो हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा, हाइड्रोजन को हटा देगा। अब हाइड्रोजन को क्यों हटाता है, वो जब हम इसी क्लास में
तीसरा जब चैप्टर पढ़ेंगे उसमें वो धातु अधातुओं के बारे में, तो उसी समय हम पढ़ेंगे एक विद्युत रासायनिक सीरीज होती है, श्रेणी होती है, विद्युत रासायनिक सीरीज होती है श्रेणी, जिसमें हमें पता चलता है कि कौन तत्व कितना रिएक्टिव है। ठीक है, तो उस विद्युत रासायनिक सीरीज में हम देखते हैं कि सोडियम, पोटेशियम, लिथियम ये ऊपर पाए जाते हैं, उसके बाद कॉपर बीच में आएगा, उस सबसे नीचे में देखेंगे तो हाइड्रोजन आता है। यही कारण होता है कि ये जो कॉपर होता है वो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव होता है, इस वजह से ये क्या करता है, हाइड्रोजन को सल्फेट से हटा देगा और वो क्या करेगा, उसके साथ जुड़ जाएगा, और यही जुड़ना अभिक्रिया क्या कहलाता है, विस्थापन अभिक्रिया। तो मैंने कहा कि हाइड्रोजन को अलग कर देगा, जब भी हाइड्रोजन अलग होगा तो ये इसके साथ जुड़ जाएगा, इसके साथ जुड़ेगा तो क्या बनेगा, CuSO4 बना लेगा। ठीक है, कॉपर सल्फेट बन जाएगा। क्या करेगा कि कॉपर अब क्यों जुड़ा सल्फेट से, क्योंकि वो कॉपर जो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है, ज्यादा क्रियाशील है, इस वजह से कहेगा कि तुम हट जाओ, हम जाके तुम इससे जुड़ जाएंगे और तुम जाओ, तुम बाहर जाओ। ठीक है, तो ये उसके साथ होगा, और साथ में हमारा क्या होगा, H2 बन जाएगा। अब H2 क्या है, गैस है, तो इसको हम ऐसे एरो की तरह दिखा सकते हैं। ठीक है, या एरो की तरफ दिखाना चाहें, या तो हम ऐसे ये लिखते हैं। ये क्या है, हमारा एक्वस सॉल्यूशन है, ये हमारा लिक्विड है, ये हमारा सॉलिड है। ठीक है, इसके साथ ये हमारी अभिक्रिया होगी, यानी कॉपर जब भी हाइड्रोजन यानी सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब भी रिएक्ट करता है कॉपर, तो क्या बनाता है, कॉपर सल्फेट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस को विस्थापित कर निर्मुक्त करेगा। इसके अलावा भी ऐसी अभिक्रिया होती है, अगर हम इसका नाम लिखना चाहें तो नाम लिख लेते हैं। ये क्या है, कॉपर है, ये एक तरह की धातु है। ये क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, अम्ल है। ये क्या है, कॉपर सल्फेट है। और ये हाइड्रोजन, इसका लिखने की जरूरत नहीं है, तो आपको पता है। ठीक है, तो ये हमारा एक तरह का विस्थापन अभिक्रिया। इसके अलावा भी कुछ और भी तत्व होते हैं जो अम्लों के साथ रिएक्ट करते हैं। ठीक है, जितने अम्ल, जैसे हम अगर लिखें, दूसरा लिखें हम, जैसे Na किससे, सोडियम जो है, Na का मतलब होता है ये सोडियम, ये हमारा सोडियम है, ये भी एक तरह का धातु है। इसको भी हम कंसंट्रेटेड HCl में, यानी इसको हम क्या कहते हैं, सल्फ्यूरिक, इसको सल्फ्यूरिक कह रहे हैं, इसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। तो इसका हम लिख लेते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसको हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। अब क्या होगा कि जब भी सोडियम HCl के साथ क्रिया कराएगा तो क्या बनाएगा, ठीक है, तो NaCl बनाएगा, सोडियम क्लोराइड यानी एक तरह का लवण बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा, और प्लस H2 गैस बाहर हो जाएगी। ठीक है, अब हम यहां पे देखेंगे क्या होता है कि जब भी कोई सोडियम, अब यहां पे हमारा क्या है, विस्थापन या प्रतिस्थापन, यहां भी जो सोडियम है वो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है, क्योंकि ये दूसरे नंबर पे ही उस विद्युत रासायनिक श्रेणी में पाया जाता है, पोटेशियम पे सोडियम पाया जाता है। ठीक है, तो हम कहेंगे कि वो रासायनिक श्रेणी हमें याद कर लेनी होगी, वो जब हम तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे तो हम अच्छे से उसके बारे में पढ़ लेंगे, फिलहाल बस थोड़ा सा ही जान लीजिए। ठीक है, तो सोडियम क्या करेगा, हाइड्रोजन को हटा देगा और उसके साथ क्लोरीन के साथ जुड़ जाएगा, और जब क्लोरीन के साथ जुड़ेगा तो यह एक लवण बनाएगा। इस लवण का क्या नाम है, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, अगर हम इस सोडियम क्लोराइड के पूछें तो इसका भी आप कमेंट में करिएगा कि साधारण नेम इस सोडियम क्लोराइड का क्या होता है। ठीक है, इसका थोड़ा सा हिंट देते हैं, ये हम अपने घरों में इसका यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो सोडियम क्लोराइड का आप साधारण नाम अपने इस वीडियो के कमेंट में आप जरूर पिन करिएगा, ताकि देखते हैं कि इसके कितने कितने बच्चों को इसका साधारण नेम पता है, और साथ में हमारी हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। अगर हम इस रिएक्शंस को देखें तो ये रिएक्शन हमारा बैलेंस नहीं है। ठीक है, बैलेंस नहीं है मतलब संतुलित नहीं है। संतुलित नहीं है क्या मतलब, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है और यहाँ पे हाइड्रोजन 1 है, क्लोरीन और सोडियम 1 है, तो ये तो ठीक हो गया। ठीक है, तो हम इसको बैलेंस करने के लिए हम यहाँ क्या करते हैं, अगर हम यहाँ 2 जोड़ते, 2 जोड़ेंगे तो देखेंगे चलो हाइड्रोजन तो ठीक हो गया लेकिन क्लोरीन एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो हम भाई इसको 2 करते हैं। अब जब ऐसा 2 लिखेंगे तो सोडियम 2 हो जाएगा, यहाँ पे 1 है तो कुछ नहीं, यहाँ पे भी हम 2 जोड़ देते हैं। इस तरह से हम देखेंगे ये सभी हमारा इक्वेशन क्या है, बैलेंस कंडीशन में है। ठीक है, तो ये कुछ विस्थापन अभिक्रिया, और भी सारी अभिक्रिया है। उसके बाद थोड़ा सा और बड़ा रिएक्शन देखते हैं। बड़ा रिएक्शन क्या है कि जब भी आयरन कॉपर सल्फेट के साथ क्रिया करता है तो क्या बनाएगा। ठीक है, तो आयरन को हम किससे दिखाते हैं, Fe से दिखाते हैं। ठीक है, प्लस कॉपर सल्फेट CuSO4 अभी ऊपर आया था,
ठीक है। ये जब आपस में रिएक्ट कराएंगे तो अब देखते हैं यहां पे कॉपर और फेरस में आयरन में कौन ज्यादा रिएक्टिव है। तो आयरन जो होता है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होता है, ठीक है। विद्युत रासायनिक श्रेणी में आयरन कॉपर से ऊपर स्थित होता है, इस वजह से ये क्या करेगा, अब तुम हट जाओ मैं इसके साथ जुड़ जाऊंगा, तो वो जुड़ के क्या बनाएगा, FeSO4 बनाता है, फेरस सल्फेट बनाएगा और प्लस कॉपर को अलग कर देगा, ठीक है। ये हमारा हो सकेगा। तो ये भी हमारा क्या है, प्रतिस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया है। इसको हम लिख लेते हैं आयरन या फेरस बोल सकते हैं, आयरन। ये क्या है, कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट। इसको हम फेरस आयरन सल्फेट भी बोल सकते हैं, आयरन या फेरस सल्फेट जो भी बोलिए, आयरन सल्फेट। और ये कॉपर, कॉपर क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी अभिक्रिया हमारे क्या है, प्रतिस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया। कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे अगर हम कहें कि सोडियम को हम क्या करते हैं, जल में, गर्म जल में, ठीक है, क्या करते हैं, डाल देते हैं सोडियम को Na+H2O। जब H2O के साथ इसको रिएक्ट कराएंगे, यानी सोडियम को हम पानी में डालेंगे तो क्या होता है, सोडियम पानी में जाते ही क्या करता है, विस्फोट हो जाता है, बहुत तेजी से विस्फोट करेगा। इसीलिए हमारा कई बार जब हमें प्रयोगशाला में इसका प्रयोग कराया जाएगा तो उसमें ये उसकी हिदायत होती है, ये जहाँ हमें कॉजन होता है, ठीक है, कहा जाता है कि आप कभी भी सोडियम को अपने गीले हाथों से नहीं पकड़ा करिए। अगर आप गीले हाथों से पकड़ेंगे तो ये उसमें ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके आपके हाथों को जला सकता है, ठीक है, क्योंकि इसके जब भी रिएक्ट करेगा तो वो विस्फोट के साथ विस्फोट करेगा, उसके साथ बहुत तेजी से आवाज निकलेगी, ठीक है। तो इसीलिए कई बार कहा जाता है कि सोडियम को अगर भाई पानी के नहीं लगना चाहिए तो इसको हम किस में रखते हैं, तो इसको कैरोसिन यानी मिट्टी के तेल में इसको सोडियम के टुकड़ों को रखा जाता है। ये हम पढ़ेंगे आगे हम जाके 11th में, या अगर आपके विद्यालय में अगर प्रयोग कराया जाता होगा तो सोडियम का प्रयोग वाटर के साथ गर्म कराया जाएगा, ये गर्म पानी में किया जाता है, ठीक है। तो ये क्या होगा, इसको अगर हम रिएक्ट करेगा तो ये क्या होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, NaOH, ठीक है, NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा। और साथ में क्या होगा, हाइड्रोजन गैस हमारी निकलेगी, ठीक है, H2O जो गैस होगी वो क्या करेगी, निकल जाएगी। तो ये क्या है, हमारा सोडियम है, ये जल है, और ये हमारा क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इतना रिएक्शंस बहुत आपके लिए आवश्यक, बहुत ज्यादा है, काफी है। तो हम विस्थापन अभिक्रिया समझ गए। विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, जब भी किसी यौगिक का तत्व किसी दूसरे यौगिक के तत्व के अणुओं के साथ मिल जाएगा तो उसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं, विस्थापन या प्रतिस्थापन कहते हैं। जैसे हम यहाँ देख लें, कॉपर और हाइड्रोजन सल्फेट यानी सल्फ्यूरिक अम्ल एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन को वो विस्थापित कर देता है और कॉपर उसके साथ जुड़ के कॉपर सल्फेट और हाइड्रोजन गैस को बाहर निकाल। इसीलिए जब भी हम कॉपर को सल्फ्यूरिक एसिड में डुबोएंगे तो बुलबुलाहट की तरफ बुलबुले निकलते हैं ऊपर की तरफ, वही बुलबुला क्या होता है, हाइड्रोजन गैस होती है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया अभिक्रिया, ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया। आप इसको चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम मिटा देते हैं। ठीक है, अब अगली जो अभिक्रिया है वो हमारी तीसरी अभिक्रिया है, द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसके पहले हमने विस्थापन पढ़ लिया था, ठीक उसी की तरह ये भी द्विविस्थापन अभिक्रिया होगा। इसमें क्या होगा कि इसमें जो तत्व या पदार्थ या यौगिक होंगे वे अपने तत्वों या पदार्थों को एक दूसरे से इंटरचेंज कर लेंगे, ठीक है, मतलब ऐसी अभिक्रिया जिसमें पदार्थों का विनिमय होता है, आदान प्रदान होगा, ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। जैसे अगर इसको हम संकेत से समझे, जैसे कि मतलब AB कोई पदार्थ है और कोई CD कोई पदार्थ है, इनमें क्या होगा, इंटरचेंजिंग होगी। इंटरचेंजिंग का मतलब होता है A मान लो C के साथ जुड़ेगा और B किसके साथ जुड़ेगा, D के साथ जुड़ जाएगा, ठीक है। तो क्या बना लेंगे, AC बनाएंगे और क्या बनाएंगे,
BD बना लेगा। ठीक है, तो ऐसी जो अभिक्रिया होगी वही क्या कहलाएगी, द्विविस्थापन अभिक्रिया। यहां पर देख रहे हैं कि दो पदार्थ दो बार एक दूसरे में विस्थापित हो रहा है, आदान प्रदान हो रहा है या विनिमय हो रहा है, इसी अभिक्रिया को हम क्या बोलेंगे, द्विविस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें कि बेरियम क्लोराइड को, ठीक है, बेरियम क्लोराइड को BaCl2 बेरियम क्लोराइड को सोडियम सल्फेट में Na2SO4 में, बेरियम क्लोराइड को सोडियम सल्फेट में क्या करें, अगर विलयन, ये दोनों क्या है, एक्वस सॉल्यूशन है, ये दोनों हमारे एक्वस सॉल्यूशन है। ठीक है, जलीय विलयन। इन दोनों जब विलयनों को आपस में मिलाया जाता है तो क्या होगा। ठीक है, कई बार पूछा सकता है कि बेरियम क्लोराइड को सोडियम सल्फेट में मिलाया जाएगा तो क्या बनेगा। ठीक है, तो अब एक दूसरे को प्रतिस्थापित करेंगे। ठीक है, तो क्या बना लेंगे, NaCl बना लेगा, NaCl, और ये बेरियम सल्फेट के साथ जुड़ेगा तो BaSO4। ठीक है, ये बेरियम सल्फेट बना लेगा और क्या बनाएगा, NaCl बना लेगा। ठीक है, तो एक दूसरे से रिएक्ट जब करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक दूसरे के जब जली विलयन एक दूसरे में मिलाया जाता है तो यहां पर हम देख रहे हैं कि Na इसके साथ क्लोरीन के साथ मिल जा रहा है और जो बेरियम है वो सल्फेट के साथ जुड़ जा रहा है। अब हम अगर इस रिएक्शन को देखें तो बैलेंस नहीं होगा, ये हमारा लवण है। ठीक है, तो यहां हमारा लवण बन जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे इक्वेशन बैलेंस नहीं है, यहाँ पे सब सारे बैलेंस है, बेरियम और सल्फेट बैलेंस में है लेकिन क्लोरीन और सोडियम बैलेंस में नहीं है, तो हम सिंपली अगर हम यहाँ पे 2 जोड़ दें तो हम देखेंगे कि सोडियम भी 2 हो जाएगा और क्लोरीन भी यहाँ 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जब भी कोई बेरियम, 2 विलयन यानी बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट के विलयनों को आपस में जब मिलाया जाता है तो कौन सी अभिक्रिया होती है, तो वहां पे द्विविस्थापन अभिक्रिया होती है। अर्थात क्या क्या बनेगा, NaCl एक तरह का लवण बनेगा जो कि नीचे बैठ जाएगा और बेरियम सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, तो ये अभिक्रिया भी हमारी क्या है, द्विविस्थापन अभिक्रिया है। अगर और भी अभिक्रियाओं की बात करें तो एल्युमिनियम क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड को भी मिलाते हैं तो वही हाल होगा। ठीक है, एल्युमिनियम क्लोराइड। ठीक है, तो दूसरा रिएक्शन, अगर इसका हम नाम लिख लें, नाम लिखना जरूरी है क्योंकि भूल जाएगा बाद में, इसको हम बोलेंगे बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड, ये सोडियम सल्फेट है, ये सोडियम क्लोराइड है, ये बेरियम सल्फेट है। ठीक है, ये बेरियम सल्फेट है। ठीक है, तो ये नाम भी लिख लीजिएगा आप लोग, ज्यादा जरूरी होगा। अब हम अगर बात करते हैं कि एल्युमिनियम क्लोराइड को, यानी दूसरा हमारा हो जाएगा एल्युमिनियम क्लोराइड। ठीक है, तो ये एल्युमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, AlCl3, एल्युमिनियम क्लोराइड। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, एल्युमिनियम क्लोराइड। अब यहाँ पे हम क्यों 3 आ गया है, AlCl3 क्यों 3Cl के बाद है, क्योंकि क्लोरीन का तो हम जानते हैं संयोजकता -1 होती है, लेकिन क्लोरीन यहाँ पे Al जो है वो Al पे +3 होता है, इस वजह से यहाँ 3 है। वो हम संयोजकता है जब चैप्टर में आएंगे तो हम उसको अच्छे से पढ़ लेंगे। फिलहाल जब भी एल्युमिनियम क्लोराइड किसके साथ रिएक्ट कराएगा, तो वो रिएक्ट कराएगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ। ठीक है, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड का मतलब NH4OH। ठीक है, इसको नाम क्या है, ये है हमारा अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये एक तरह का क्या है, दुर्बल क्षार है। ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। जस्ट सेकेंड चैप्टर में हम पढ़ेंगे अच्छे से इन सभी को, तो इसलिए इसको उतना समझाने जा रहा है। जब अगले चैप्टर में हमें पढ़ना है अम्ल क्षार जो लवण है, उसी वाले चैप्टर में हमें ये सभी हमारी चीजें आ जाएंगी। ठीक है, तो ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड जब भी आपस में क्रिया कराएंगे तो यहाँ पे विस्थापन अभिक्रिया होगी। ठीक है, तो यहां पे क्या बनेगा, ठीक है, तो हमें बनेगा अमोनियम क्लोराइड और हमें क्या बचेगा, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बचेगा। ठीक है, तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH का होल ट्वाइस। ठीक है, और प्लस क्या बनेगा, NH4
Cl। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड हमारा बन जाएगा। इसका अगर हम नाम लिख लें तो हम नाम लिख लेंगे, ठीक है। अगर इसको हम बोलें तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, इसको बोलेंगे एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड, ठीक है, और इसको अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, ये अमोनियम क्लोराइड। तो ये भी हमारा क्या है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। थोड़ा सा रिएक्शन बड़े हैं लेकिन फिर भी हमें याद हो जाएगा कि पता है कि द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या हो रहा है, इंटरचेंजिंग हो रही है, विनिमय हो रहा है, आदान प्रदान हो रहा है, तो आसानी से एक दूसरे में जो पहले थे उनके साथ दूसरे वाले जुड़ जाएंगे। ठीक है, और दूसरा वाला पहले वाले से जुड़ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से अभिक्रिया हमारी क्या होगी, ये हमारा अभिक्रिया क्या है, द्विविस्थापन अभिक्रिया है। ठीक है, तो अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले लीजिए, फिर हम पढ़ेंगे अगली अभिक्रिया। ठीक है, ठीक है, अब हम अभिक्रिया पढ़ेंगे। कौन सी अभिक्रिया, तीसरी अभिक्रिया हमारी है, चौथी है ना, हाँ चौथी है वियोजन। ठीक है, अगली हमारी अभिक्रिया है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया, ठीक है, जैसे डिसोसिएशन रिएक्शन। अब बात किया जाता है कि वियोजन अभिक्रिया को भी किसी और नाम से जाना जाता है, तो इसको भी हम कह सकते हैं, इसका भी नाम कई बुक में इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। ठीक है, बुक्स में आपको मिल जाएगा, तो हो सकता है कि एग्जाम में आपको किसी और नाम से भी पूछ दे, तो वो हमारा नाम क्या है, वो हमारा नाम है हमारा विघटन। ठीक है, कई जगह इसको विघटन के नाम से भी जाना जाएगा, विघटन। ठीक है, पूछते अगर विघटन अभिक्रिया किसे कहेंगे, तो इसको हमको जानना होगा कि विघटन अभिक्रिया या वियोजन अभिक्रिया सेम ही है। ठीक है, तो अब देखिए वियोजन, हमने जस्ट पहली वाली अभिक्रिया पढ़ी थी योगात्मक संयोजन या संकलन या संश्लेषण, तो उसमें कोई पदार्थ जुड़ रहा था, इसमें क्या होगा, टूटेगा। ठीक है, जब कोई सिंगल पदार्थ मतलब कोई ए बी पदार्थ है वो अपने कंपोनेंट अलग अलग में टूट जाएगा, तो ये जो अभिक्रिया होगी वही वियोजन अभिक्रिया या विघटन अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ एक से अधिक पदार्थों में टूट जाता है, उस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो ये आप सिंपल समझ लीजिएगा। अब बात करें, अगर ये वियोजन अभिक्रियाएं हो गए। ठीक है, ये वियोजन अभिक्रियाएं कई बार पूछा जाता है कि ये वियोजन अभिक्रियाएं कैसी अभिक्रियाएं हैं। ठीक है, तो ये वियोजन अभिक्रियाएं हमारी उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती हैं। ठीक है, उत्क्रमणीय का मतलब अभी हम आगे वो अभिक्रिया आएगी कि उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं भी कैसी होती हैं। तो सिंपली ये समझो कि वियोजन अभिक्रिया वे अभिक्रियाएं हैं जिसमें कोई पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाता है, लेकिन वो जिसकी वजह से अगर टूटा है, तो अगर उसका हम कारक, जिस कारण की वजह से अगर वो टूटा है, अगर वो कारक हटा दे तो वापस अपने पुराने पदार्थ में आ जाएगा। ठीक है, वियोजन में बस इतना फर्क है। वियोजन एक अभिक्रिया, एक तरह की उत्क्रमणीय अभिक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ किसी कारण की वजह से दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाता है, लेकिन अगर वो हम कारण हटा दे तो वापस हमें वो पुराना पदार्थ मिल जाएगा। इस तरह की अभिक्रिया को हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसलिए इस अभिक्रिया को हम इस तीर की आवश्यकता नहीं पड़ती है, हमें ये वाला तीर लगाना चाहिए। ठीक है, ये वाला हम तीर लगा सकते हैं। ये वाला तीर क्या कहलाता है कि ये अभिक्रिया दोनों तरफ से हो सकती है, मतलब किसी कारण वजह से अगर ये टूटा हुआ है तो अगर वो कारण हटा दे हम तो ये वापस इसमें जुड़े, वापस एक नया वो ही पदार्थ वापस बन जाएगा। ठीक है, तो ये एक तरह की अभिक्रिया कैसी होती है, उत्क्रमणीय। तो ऐसा पूछा जा सकता है, हो सकता है कि ऑप्शन में पूछा जाए कि वियोजन अभिक्रिया कैसी अभिक्रिया है, तो ऑप्शन में बहुत सारे कुछ भी, जैसे मंद अभिक्रिया, तीव्र अभिक्रिया, उत्क्रमणीय अभिक्रिया, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, या और भी ऑप्शन होता है उष्माक्षेपी, उष्मा अवशोषी, उत्क्रमणीय अभिक्रिया, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। तो ये वियोजन अभिक्रिया कैसी है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया यानी रिवर्सिबल रिएक्शन है। ठीक है, तो ये आपको ऑप्शन में याद रखना,
क्वेश्चन कहीं से भी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहीं से भी बन सकते हैं आपके थियरी में से, ठीक है। तो वो अगर थियरी को आप बीच बीच में अगर ऐसी चीजें जानते रहेंगे तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। तो अब इसका अगर हम एग्जांपल देखें, ठीक है, तो अगर हम इस वियोजन अभिक्रिया का एग्जांपल पढ़ें तो पहला एग्जांपल होगा कि क्या, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। ये अमोनियम क्लोराइड क्या होगा, जब इस अमोनियम क्लोराइड को हम क्या करेंगे, हीट देंगे, गर्म करेंगे, तो ये NH3 यानी अमोनिया प्लस HCl में क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, टूट जाएगा। लेकिन जो ही अगर हीट को वापस ला दे तो ये वापस इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, अमोनियम क्लोराइड के एक्वस जलीय विलयन में ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका हम नाम क्या है, अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड, ये हमारा अमोनियम क्लोराइड है और ये हमारा क्या है, अमोनिया है, ठीक है। अमोनिया हम बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये हम आगे जाके इसके बारे में जरूर पढ़ेंगे। और ये हमारा है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ठीक है। तो ये हमारी अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया में क्या होगा कि किसी कारण के वजह से वो अपने दो कंपोनेंट, दो पदार्थों में टूट जाएगा, लेकिन अगर वो कारक हटा दे तो वो अभिक्रिया वापस उसी पदार्थ में क्या हो जाएगा, बन जाएगा। इस तरह की अभिक्रिया हम क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया या विघटन अभिक्रिया। और ये अभिक्रिया कैसी होती है, तो ये अभिक्रिया कैसी होती है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है, यानी रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। रिवर्सिबल का ये साइन है, ये दोनों तरफ से अभिक्रिया चल सकती है। और कब चलेगी, जब ये हम कारक जो गर्म कर रहे हैं ये हटा दे, ठीक है। तो ये हमारी अभिक्रिया क्या कहलाएगी, वियोजन अभिक्रिया कहलाएगी। इसके अलावा कुछ और भी एग्जांपल हैं, जैसे उसको हम दूसरा लिख लें, अगर हम बात करें, जैसे अगर हम बात कर लें NaCl का अगर हाइड्रोलिसिस कराया जाए, इलेक्ट्रोलाइसिस कराया जाए, इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब है विद्युत अपघटन कराया जाए, ठीक है। तो जब विद्युत अपघटन कराएंगे तो ये अपने अपने आयनों में क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे, ठीक है, अपने अपने आयनों में टूट जाएंगे। ये हमारा सोडियम क्लोराइड है, एक तरह का लवण है, सोडियम क्लोराइड, ठीक है, सोडियम क्लोराइड है, ठीक है। इसका विद्युत अपघटन कराया जाए, इलेक्ट्रोलाइसिस कराई जाएगी, ठीक है। ये दूसरा एग्जांपल, ठीक है। तो जब इसका करेंगे तो ये सोडियम आयन होगा, ना कि सोडियम होगा, ये क्या है, सोडियम आयन लिखेंगे इसको, आयन। बहुत बच्चे इसको गलती से अगर सोडियम लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। सोडियम का मतलब बस Na वो तत्व है और ये आयन है, और ये हमारा क्या है, क्लोरीन आयन है, क्लोराइड आयन भी बोल सकते हैं, क्लोरीन आयन, ये भी क्लोरीन आयन है, ठीक है, ठीक है। तो जब भी NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस कराया जाता है तो वो अपने आयनों में डिवाइड हो जाते हैं, सोडियम आयन और क्लोरीन आयन या क्लोराइड आयन में टूट जाते हैं, ठीक है। तो ये भी अभिक्रिया हमारी क्या है, वियोजन अभिक्रिया है। तो इतना बहुत एग्जांपल है हमारे लिए, बहुत ठीक है, ठीक है। तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आज के लिए बस इतना ही रहेगा, मिलते हैं अगली क्लास में। कल की क्लास में हमारी जो बाकी की 4 अभिक्रियाएं हैं, जैसे उत्क्रमणीय अभिक्रिया, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया या ऊष्माअवशोषी अभिक्रियाएं, ये या अपचयन और उपचयन भी बचा है, तो वो सारी अभिक्रियाएं हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। वो की क्लास होगी हमारी अगले दिन, ठीक है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।